छत्तीसगढ़ को उसका मुखिया मिल गया है, यानी छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कौन होगा ये तय हो गया है। भूपेश बघेल होंगे छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री। रायपुर में विधायक दल की मीटिंग में ये फैसला लिया गया। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता दें, भूपेश बघेल अब छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री होंगे। प्रदेश अध्यक्ष वो रह चुके हैं और भूपेश बघेल के नाम को लेकर लगातार चर्चा गर्म थी। हालांकि इस रेस में टीएस सिंहदेव भी थे, ताम्रध्वज साहू भी इस रेस में थे जिन्हें मना लिया गया है, और चरणदास महंत का नाम भी इसमें शामिल था। लेकिन जो मोहर लगाई है राहुल गांधी ने, यानी कि आला कमान ने, वो भूपेश बघेल के नाम पर लगाई है और अब छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री होंगे भूपेश बघेल। सुदीप मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर। सुदीप, आखिरकार जो ऊहापोह की स्थिति थी उस पर पूर्ण विराम लग गया, लेकिन बात यह है जो तमाम और इस रेस में नाम थे उन्हें कैसे मनाया? देखिए, भूपेश जो प्रदेश कांग्रेस हैं और आपसे दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे सुदीप, उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन तमाम अपडेट के साथ वो फिर से हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता दें, कांग्रेस ने अपना विधायक दल का नेता चुना और भूपेश बघेल अब छत्तीसगढ़ के नए सीएम होंगे, नए मुख्यमंत्री होंगे। प्रदेश अध्यक्ष वो रहे हैं और ये कहा जाता है कि संगठन को एकजुट करने में उनकी बहुत अहम भूमिका रही है और शायद इसी का तोहफा उन्हें दिया गया है हाईकमान की तरफ से। हालांकि 3 बैठकें हुई, लगातार इस पर माथापच्ची हुई, कोई रूठा, किसी को मनाया गया, लेकिन सवाल यही था कि आखिर अब छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि राजस्थान में जिस तरह की स्थिति बनी थी, ऊहापोह के हालात बन गए थे और जो रूठने मनाने का दौर शुरू हुआ और कितनी देर में जाकर वो खत्म हुआ, उसके बाद ये एक बड़ा सवाल था कि अब छत्तीसगढ़ के इस संग्राम को कैसे शांत किया जाएगा। आलोक मेहता मेरे साथ जुड़े हुए हैं स्टूडियो में इस वक्त। सर, ये भूपेश बघेल को इनाम देना, इसे ये कहें कि गलत नहीं होगा, क्योंकि उनके नाम पे हालांकि चर्चा पहले से भी हो रही थी, लेकिन जिस तरह से संगठन को उन्होंने मजबूत किया, ये एक बड़ा तोहफा है उनके लिए। हाँ, निश्चित रूप से एक वर्षों से संघर्ष करने वाले व्यक्ति को मिले। और दूसरा, आप ध्यान दीजिए कि राजाओं की वजह ये भूमि रही है छत्तीसगढ़ में भी, उनके मुकाबले में जमीन से जुड़े नेता को दिया जाए, ये एक बड़ा शुभ लक्षण भी कहना चाहिए कि जहाँ कम से कम चुनाव में लोकतांत्रिक है, जबकि काम पहले भी बहुत कुछ हुआ था रमन सिंह सरकार में, लेकिन कई लोगों का संतोष, रोजगार, ऐसे मुद्दे रहे जिसकी वजह से किसानों की समस्याएं और बड़ा जो घोषणा पत्र दिया गया उसका भी लाभ मिला। हाँ। और तस्वीरें देखिए आप, जश्न की तस्वीरें, ढोल बजने शुरू हो गए हैं। भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने हैं छत्तीसगढ़ के और इसी को लेकर जो जश्न का माहौल है वो आप देख सकते हैं। फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत किया गया। विशाल पांड मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, ये जो स्थिति थी जिस पर सबकी नजर थी, अब वो खत्म हो गई है, मुख्यमंत्री मिल गया है छत्तीसगढ़ को। बिल्कुल, भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के अगले मुख्यमंत्री होंगे। पिछले 5 दिनों से लगातार रसाकशी चल रही थी, दिल्ली में मीटिंगों का दौर चल रहा था। टीएस सिंहदेव, ताम्रध्वज साहू, चरणदास महंत से लेकर तमाम नाम थे, लेकिन भूपेश बघेल इसमें सबसे आगे निकल गए। और क्योंकि शुरुआत से ही अगर देखा जाए, पिछले 5 साल में ही उन्होंने एक राजनीतिक बिसात बिछानी वहां पर शुरू की थी। चाहे अजीत जोगी को पार्टी से निकलवाना हो, अजीत जोगी को कांग्रेस से अलग कराना हो, इन सभी चीजों में भूपेश बघेल का काफी अहम रोल रहा था। और वहां पर लगातार वो इसी जो टिकट बंटवारे की रणनीति आई थी उसमें भूपेश बघेल का रोल था। और आज क्योंकि कल तक ये खबर आई थी कि ताम्रध्वज साहू सीएम हो सकते हैं, इस पर भी मोहर लग सकती है, लेकिन भूपेश बघेल की जो लॉबी थी दिल्ली में वो ज्यादा मजबूत निकली और राहुल गांधी ने भूपेश बघेल पर वहां पर भरोसा जताया है। परुदी, ताम्रध्वज साहू को कैसे मनाया गया, क्योंकि वो उनकी जो नाराजगी है, उनका अपना भी बड़ा खेमा है, उनके जो वोट हैं वो अपने, उनके सधे हुए वोटर्स भी हैं, उनकी अपनी सीट भी है, उनका अपना दबदबा भी है। देखिए, बिल्कुल ताम्रध्वज साहू का बहुत ज्यादा दबदबा है छत्तीसगढ़ में। और अगर देखा जाए तो ताम्रध्वज साहू का जो वोट बैंक है वो इस बार कांग्रेस के साथ सबसे ज्यादा आया है। पिछली बार वो बीजेपी के पास था वहां पर, और उस वोट परसेंटेज में भी काफी बढ़त हुई है। और ताम्रध्वज साहू क्योंकि ओबीसी मोर्चा के भी अध्यक्ष थे कांग्रेस के, तो उसकी वजह से उनको काफी आगे किया गया था चुनाव में। लेकिन बताया ये गया कि ताम्रध्वज साहू को राहुल गांधी ने मनाया है कि हम भूपेश बघेल को ही आगे लेकर छत्तीसगढ़ में जाना है। दरअसल यहाँ पर जातीय समीकरण और क्षेत्रीय समीकरण या जो जनाधार है उसको कम देखते हुए कांग्रेस के आला कमान ने अपनी लॉयल्टी को ज्यादा यहाँ पर देखा और इसीलिए भूपेश बघेल को आगे किया है। पयोधी विशाल, क्योंकि भूपेश बघेल पर लगातार आरोप भी लगते रहे हैं और सीडी कांड को लेकर उन पर जो अब विपक्ष ये कहे, क्योंकि बीजेपी अब वहां पर विपक्ष में आ गई है, तो वो हमलावर पहले भी थी, अब एक और मुद्दा मिल जाएगा।
बिल्कुल, देखिए भूपेश बघेल का नाम विवादों में रहा है और अगर देखा जाए तो पिछली सरकार जब वहां पर रमन सिंह की थी उसके बाद से लगातार उनके ऊपर एक के बाद एक कई आरोप लगे हैं। लेकिन कांग्रेस यहाँ पर एक मैसेज ये भी देना चाहती थी कि वो बीजेपी के लगाए आरोपों में विश्वास नहीं करती और अगर भूपेश बघेल को वो पीछे करती तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पर ये दबाव ये छवि जाती कि बीजेपी के दबाव में भूपेश बघेल को पीछे किया है। लेकिन राहुल गांधी ने जो पूरी मीटिंग की, क्योंकि बताया जा रहा है कि इसमें सभी नेताओं को एक साथ बैठाया और सभी की राय ली और उसके बाद उन्होंने फैसला किया। हालांकि जो राय मशविरा का ये दौर है ये सिर्फ दिखाने का दौर है कि हमने राय लिया, सलाह ली, सबसे बातचीत करके आगे किया है। पूरा फैसला इसमें कांग्रेस आला कमान नहीं लिया और इसमें लॉयल्टी को सबसे ज्यादा तरजीह मिली है। और लॉबी की बात जैसा कि विशाल आप कर भी रहे थे, आलोक सर, ये लॉबी जिसकी ज्यादा मजबूत है, मतलब ये तो चलन रहा है, फिर हम वही वाली बात कर रहे हैं कि हाईकमान उसी के साथ जाएंगे जिसकी लॉबी ज्यादा होगी। क्योंकि ताम्रध्वज साहू की बात हम कर रहे थे, उनका अपना भी एक कद रहा है, मतलब उनको बहुत उम्मीद थी कि जिस तरह से मैंने काम किया, लॉयल्टी तो उनकी भी बहुत रही है। देखिए, और जातिगत समीकरण के हिसाब से भी साहू का अपना दबदबा था। लेकिन जैसा हम लोग पहले चर्चा कर रहे थे, होता है कि लगातार दिल्ली में, और एक फैक्टर और ध्यान दीजिए, अजीत जोगी से संघर्ष में भी भूपेश बघेल का ज्यादा भूमिका रही। मतलब वो लड़ाई बीजेपी सरकार से तो था ही, लेकिन साथ में अजीत जोगी, चूंकि वहां सबसे बड़े प्रतिद्वंदी उनके वो थे, कांग्रेस में रहते हुए भी और कांग्रेस पे बाहर जाते हुए, तो उनके स्टेक पर बने पार्टी ने भी दी। अजीत जोगी की पत्नी को भी टिकट नहीं दिया, जो आखिर समय तक चाहते थे कि यदि कभी जरूरत होगी, या बल्कि सही माने में यह है कि हम राजा यहाँ तय करेंगे, ये सोचकर अजीत जोगी इनके साथ समझौता भी करना चाहते थे। और इसीलिए एक उन्होंने कहा था कि एक बीएसपी का उम्मीदवार, एक जो है खुद वो अपनी पार्टी से, और तीसरा रेणु जोगी को। लेकिन वो नहीं होने देने में भूपेश बघेल की ही भूमिका थी कि जोगी से पिन छुड़ा लिया जाए, क्योंकि जोगी की वजह से ही पार्टी हारी और 15 साल तक सत्ता में नहीं आ सकी। और अब जोगी की वजह से ही शायद पार्टी को फायदा भी हो गया, तो शायद इसी का इनाम दिया भी गया है। तो लगातार हम इस खबर पर बने भी रहेंगे, आगे आपको अपडेट देंगे। लेकिन फिलहाल आपको हम ये बता देते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी ही देर में प्रयागराज पहुंचने वाले हैं। और अमित मेरे सहयोगी वहां से जुड़े हुए हैं, उनसे पहले अपडेट ले लेते हैं। अमित, क्या अपडेट है? देखिए, अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुँचने वाले हैं जनसभा को संबोधित करने के लिए। लेकिन इससे पहले जो मैं इस वक्त देख पा रहा हूँ, मैं कोशिश करूँगा आप तक वो तस्वीर पहुँचाने की। जो तमाम लोग हैं आसपास के, वो यहाँ इकट्ठा होने शुरू हो गए हैं। यूपी के डिप्टी सीएम ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके हैं, कुछ मंत्री भी उत्तर प्रदेश सरकार के यहाँ पे आ चुके हैं। और अब चर्चा इस बात की ज़रूर होने लगी है कि रायबरेली में जिस तरीके से पीएम ने वार किया है कांग्रेस पे, जो तमाम बातें कही हैं, और उसमें कहीं ना कहीं राफेल डील को लेके भी जो बातें उन्होंने कही हैं, अब क्या कहते हैं यहाँ की जनसभा में, ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तकरीबन 3,000 करोड़ से ज़्यादा की जो योजनाएं हैं उसका लोकार्पण प्रधानमंत्री यहीं से करेंगे। कुंभ मेला जो है उसको लेके जो तमाम तैयारियां, जो तमाम इंतजाम किए गए हैं, उसमें जो तीर्थ यात्रियों के लिए जो व्यवस्था की गई है, उसका लोकार्पण भी प्रधानमंत्री यहीं से करेंगे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है, अभी मैं लोगों के बीच भी गया था और लोग इंतजार कर रहे हैं इस बात को सुनने का कि प्रधानमंत्री आखिरकार यहाँ से कहने क्या जा रहे हैं, क्योंकि अब से मात्र तकरीबन 4.5-5 महीने का वक्त बचा है लोकसभा चुनाव में। और क्योंकि अभी रायबरेली में जिस तरह से तल्ख लहजे में उन्होंने हर एक आरोप का जवाब देकर ये भी कहा कि कुछ भी आरोप अगर विपक्ष लगाएगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे जो रहा है उसमें अड़चन पैदा हो जाएगी। मनीष शुक्ला, लोग ये भी कह रहे हैं, यानी कि लोगों से मेरा मतलब है कि जो विपक्ष है वो ये कह रहा है कि एक कार्यक्रम है ये कुंभ को लेकर, अगर इसमें भी राजनीति की जा रही है तो फिर अब क्या कहा जाए? हर एक चीज का क्रेडिट तो आप खुद ले लेते हैं। देखिए पेहुदू जी, अब मैंने पहले ही कहा ना कि विरोधी तर्क विहीन हो चुका है। कुंभ केवल एक कार्यक्रम मात्र नहीं है, भारत की संस्कृति सभ्यता से जुड़ा विषय है। और कुंभ में केवल प्रयाग नहीं, हिंदुस्तान नहीं, देश के कोने कोने से लोग आते हैं। और कुंभ में करोड़ों लोग जाएंगे, देश विदेश के लोग जाएंगे। अगर वहाँ के कार्यक्रमों का निरीक्षण करने या वहाँ जो बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, अगर प्रयागराज प्रयोधी जी, अगर आप जाएंगी, अमित जी आपसे जुड़े हुए उनसे पूछेंगी कि पिछले 2 सालों में प्रयागराज का स्वरूप कितना बदला है, तो निश्चित रूप से आपको पता चलेगा कि प्रयागराज में विकास की आज गंगा बह रही है। पूरे प्रयाग को सजाया संवारा गया है और निश्चित रूप से ये प्रधानमंत्री जी की उसी नीति का विस्तार है। जो क्या संतों का आशीर्वाद मिलने वाला है प्रधानमंत्री को? फिर मैं ये कहूं, संगम नगरी में प्रधानमंत्री को संतों का आशीर्वाद मिलने वाला है? जी
देखिए, निश्चित रूप से जो भी भारत की संस्कृति सभ्यता से जुड़ा होगा, जो भी उसको बढ़ाने का काम करेगा, संतों का आशीर्वाद सदैव से उसके साथ रहता है। नहीं, लेकिन मैंने सवाल इसलिए पूछा, आप बखूबी जानते हैं, तो थोड़ी नाराजगी तो है साधु संतों में भी, थोड़ी नाराजगी तो है। नहीं, साधु संत प्रयागराज में जो कुंभ का आयोजन हो रहा है उसकी व्यवस्थाओं से पूर्णतः संतुष्ट हैं और इतने बड़े पैमाने पर कभी भी प्रयागराज को सजाने संवारने के लिए या माघ मेला जो मेला क्षेत्र है उसको बढ़ाने के लिए इतने पहले से कभी भी आयोजन नहीं किया गया। जी अब्दुल हाफिज, आपका रिएक्शन? प्रयोदी जी, मैं यही कहूँगा कि कुंभ जो है भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ है और हम समझते हैं कि तमाम लोगों की आस्थाओं का केंद्र है। तो अगर सरकार वहाँ पर विकास करती है तो एक जिम्मेदार राजनीतिक पार्टी के तौर पर हम उसका स्वागत करते हैं। और हमारी सरकार ने भी एक कुंभ में जो भी योगदान दे सकते थे पिछले बार कराया था और पूरी दुनिया में उसकी वाहवाही हुई थी। आपको नहीं लगता आज रायबरेली में प्रधानमंत्री ने जिस तरह से खुली चुनौती दी है वो आज प्रयागराज भी जा रहे हैं, वहां पर भी वो तमाम सौगात देने वाले हैं लोगों को, तो वो तो बता रहे हैं कि उन्होंने अपने क्या क्या काम किए हैं, लोगों के बीच में पहुंचकर भी वो बता रहे हैं। तो आप लोगों को से डर नहीं लग रहा? देखिए, प्रधानमंत्री जी की पहली बार चुनौती नहीं है, बल्कि 4.5 साल में हर मीटिंग में पॉलिटिकल पार्टी को प्रधानमंत्री जी घेरते हैं, निंदा करते हैं, चाहे वो सरकारी प्रोग्राम हो या राजनीतिक प्रोग्राम हो, यानी कि भारतीय जनता पार्टी कराए, उस हर मीटिंग में प्रधानमंत्री जी अपोजिशन को की निंदा करते हैं। मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी हमेशा इलेक्शन मोड में रहते हैं और इसलिए शायद वो रोजगार नहीं दे पाए, इसलिए शायद वो भारत की अर्थव्यवस्था को नहीं सुधार पाए, इसलिए जो मैं समझता हूं कि जो संवैधानिक संस्थाएं सही तरह से काम करना चाहिए था वो शायद नहीं कर पा रही हैं, उन पर किसी न किसी तरह का दबाव है। तो अब कुछ महीने चुनाव में बचे हैं तो प्रधानमंत्री जी किसी न किसी तरीके से जो है वो अपना भाग गुणा कर जो है चुनाव को जीतना चाहते हैं। लेकिन प्रयागराज पे हम इतना कहेंगे कि कुंभ को जितनी अच्छी तरह से सरकार कराए, हमारे पार्टी के तौर पर समर्थन रहेगा, क्योंकि हमारी पार्टी ने भी कुंभ के आयोजन में अपना योगदान दिया था और बहुत अच्छी तरह से आऊंगी मैं आपके पास। महाकुंभ, इस पे ये इसलिए भी इस बार अलग है क्योंकि आगे इसमें वीएचपी भी एक आयोजन करने वाली है कुंभ के दौरान राम मंदिर को लेकर, और तमाम तरह के जो साधु संत हैं वो भी जुड़ने वाले हैं, उनका भी एक आयोजन है। तो क्या अब इसे जोड़कर देखें कि कोई भी ऐसी बात होती है तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीधी जवाबदेही होगी? देखिए, निश्चित से, और इसीलिए पहले भी ये कहा जा रहा है कि जब महंत आदित्यनाथ जी वहां पर हैं, उनकी भी एक भूमिका, वो बहन भी हैं और मुख्यमंत्री भी हैं, और उनका ध्यान भी विकास पर हो। मैंने कई बार इसीलिए विवाद में भी आता है कि कई बार वो उसको करते, जैसा भी कहा गया, इलाहाबाद हो, वाराणसी हो, प्रयागराज अब कुछ भी कहा जा रहा है इसलिए हम लोग बार बार इलाहाबाद अभी भी बोल देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुंभ के, और ये अर्ध कुंभ है, एक और बात है, महाकुंभ नहीं बल्कि कहना चाहिए तो अर्ध कुंभ, लेकिन उसको जिस बड़े पैमाने पर जो आयोजित किया जा रहा है उसके पीछे धार्मिक भावनाओं को और अच्छा बड़े विस्तार करें, यात्राओं से उसकी आर्थिक साधन बढ़े, जो विकास कार्य जिसका आज वो हो रहा है। एक बात मुझे जरूर थोड़ा चुभ रही है, मेरा ख्याल है हमारे बीजेपी के मित्र जो वक्ता हैं बता सकेंगे, ऐसे जो सरकारी आयोजन है, चाहे वो रायबरेली में यहाँ या पहले भी हमने कुछ आयोजन देखे, पहले की परंपरा थी, गडकरी जी ने तो ग्वालियर में यदि सिंधिया को नहीं बुलाया जा सका था तो माफी संसद में मांगी थी। तो मुझे लगता है कि राज्य सरकार, आदित्यनाथ जी महाराज, वो क्यों नहीं ऐसी कोशिश करते कि इसे समाजवादी भी हो, बीएसपी भी हो, कांग्रेस के भी वो प्रतिनिधित्व करे, वो वहां मंच पर भी दिखाई दे, क्योंकि ये देश का उत्सव है, ये पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदू समाज, तो यदि देखा जाए तो अमेरिका में बड़ा हिंदू समय हुआ, तो और हो सकता है विश्व हिंदू परिषद भी चाहे उतना नहीं करेगी, विदेशी डेलीगेशन भी आया था, विदेशी आज नहीं, अभी विदेशी कल ही वहां पहुंचा है, आज भी बल्कि हो सकता है कई वहां पर हो, 71 देशों के प्रतिनिधि बुलाए गए हैं। ऐसे मौके पर मुझे लगता है कि राजनीति से हटकर उपलब्धियों के विकास कार्य, चीजें भी जुड़ गई हैं, इसमें रोजगार जुड़ गया है, इसमें प्रयागराज का नाम बदलने के साथ उसकी कायाकल्प बदल दी जाएगी, इसको भी इसमें प्रेफरेंस दी गई, इसलिए उसका लाभ में सबको उसका शामिल होगा तो ज्यादा अच्छा है। तो जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे प्रयागराज, पल पल की अपडेट आगे आपको देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए जी न्यूज़।